हाय गाइज, मैं नवीन। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री क्लास 10 और क्लास 10 के हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पीछे वाले एपिसोड में हम लोग ये देख चुके थे कि किस तरह से मेटरनिक युग का उदय हुआ था, मेटरनिक युग क्या चाहते थे। वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1815 ईस्वी में, और 1815 ईस्वी में हमने देखा था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट को जो है हरा कर जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। और इधर जो आपका यूरोप है, यूरोप में जो है मेटरनिक युग का उदय हो गया था। तो मेटरनिक युग जो आरंभ हुई थी वह हुई थी 1815 ईस्वी में और समाप्त कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। तो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। वे आपसे पूछेगा मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि सन 1815 से 1848 ईस्वी के काल को मेटरनिक युग कहे जाते हैं। मेटरनिक युग के दौरान ही हम आपको बताए थे कि वियना सम्मेलन बुलाई गई और वियना सम्मेलन की मेजबानी या नेतृत्व वह जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया गया था। लेकिन इसके जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्या थे? चांसलर। चांसलर मतलब क्या? प्रधानमंत्री। तो आज हम लोग जानेंगे कि मेटरनिक युग का जो उदय हुआ था और ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे मेटरनिक, वह क्या चाहते थे। इटली और जर्मनी जो कि किस महादेश के अंतर्गत आते थे? यूरोप महादेश के अंतर्गत। और उस इटली और जर्मनी पर ये ऑस्ट्रेलिया अपना अधिकार चाहता था कि किसी तरह से वे दोनों प्रांत जो है मेरे अधीन रहे। इसीलिए सभी मित्र राष्ट्रों ने क्या किया था? नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर दिया और खुद नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो शांति कायम किया गया था, उन शांति कायम को समाप्त करके यूरोप में एक नई शासन व्यवस्था मेटरनिक युग का उदय हुआ था। तो इटली पे अपना अधिकार जमाने के लिए मेटरनिक ने क्या किया था कि इटली के जितने भी प्रांत थे उन प्रांतों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया और सभी प्रांतों पर अपने ही जैसे घोर प्रतिक्रियावादी शासकों को बैठा दिया। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो नेपलस एवं सिसिली नामक जो प्रदेश था, इन प्रदेशों को जान लिया कि बुर्बो वंश के जो राजकुमार थे फोर्डिनेट को दे दिया गया। इटली की जो राजधानी रोम बनी थी 1871 ईस्वी में, आगे हम पढ़ेंगे। तो रोम एवं उसके आसपास के क्षेत्र पोप को सौंप दिए गए तथा लोमार्डी एवं बोनेसिया नामक जो प्रांत था, तो लोमार्डी एवं बोनेसिया नामक प्रांतों को ऑस्ट्रेलिया अपने अधीन कर लिया और साथ ही साथ मोडेना, टस्कन, इन प्रांतों को जो है जो हेस वर्ग के राजकुमार थे उनके अंतर्गत दे दिया। जबकि जनेवा एवं सार्डिनिया जो था ये जो पिडमॉन्ट राज्यों में मिला दिया। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि किस तरह से जो है इटली पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए इटली के कई सारे प्रांतों पर घोर प्रतिक्रियावादी जो शासक था उनको बैठाने का काम किया था। जबकि जर्मनी जानिएगा कि वह जो 39 देशी सियासत संघ के अंतर्गत रह गया और जर्मनी पर भी अधिकार किनका रहा? तो वह जो ऑस्ट्रेलिया का ही अधिकार रहा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो वियना सम्मेलन था, यह मेटरनिक युग था, यह एक तरफ नेपोलियन के शासन को समाप्त करता है और प्रतिक्रियावादी शासकों का उदय करता है। लेकिन यूरोप में यह अस्थायी साबित नहीं हो पाया, लंबे समय तक इस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं चल पाई। यूरोप में पुनः राष्ट्रीयता की भावना जागी और जिससे यूरोप के सभी देश क्या हुए? प्रभावित हुए। लेकिन
इन्होंने यूरोप में जो नेपोलियन बोनापार्ट था उन शासन व्यवस्था को समाप्त करके जो पुरातन व्यवस्था को जारी करना चाहता था, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक नए वंश का उदय किया और उस वंश का नाम रखा था बुर्बो वंश। बुर्बो वंश जो कि पुरातन व्यवस्था को समाप्त करके जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी उन्हीं को बनाए रखने के लिए जो है बनाया गया था, और इस वंश के राजकुमार लुई 18वें को बनाए गए थे। लुई 18वें जो फ्रांस थी, फ्रांस की बदली हुई व्यवस्था को जानती थी और इसीलिए वह फ्रांस के शासकों के साथ प्रतिक्रियावादी कोई भी विचार व्यक्त करना नहीं चाहता था। तो उन्होंने प्रतिक्रियावादी एवं सुधारवादी के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन यह 1848 तक चला। इसी दौरान जब लुई 18वें फ्रांस की राजगद्दी पर से हट जाते हैं और फ्रांस की राजगद्दी पर चार्ल्स दशम बैठता है, तो यह जो था इसके शासनकाल में जो है उसमें थोड़ा सा छेड़खानी किया गया संवैधानिक घोषणा पत्र में, और संवैधानिक घोषणा पत्र में जब छेड़खानी किया गया तो इससे एक नई क्रांति उभर कर आई थी और इस क्रांति का नाम रखा गया था जुलाई 1830 की क्रांति। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि कौन सा प्रांत किसको दिया था। यह आपका एक कहानी था, इस तरह से आपको ज्वाइंट करके याद करना है कौन सा प्रांत किसको दिया गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिसिली ये प्रांत का नाम था, सिसिली एवं नेपलस, ये जो प्रांत दिए गए थे, ये प्रांत किनको दिए गए थे? तो जो बुर्बो वंश के राजकुमार थे फोर्डिनेड, बुर्बो वंश के राजकुमार फोर्डिनेड को दिया गया था। जबकि इटली के जो राजधानी थी रोम एवं उसके आसपास का क्षेत्र, रोम एवं उसके आसपास का क्षेत्र अगर किसी को दिया गया था तो वह दिया गया था पोप को। दोपहर अब आ जाइए अगला, तीसरा आपका क्या बनता है क्वेश्चन यहां से, लोमार्डी एवं बोनेशिया, लोमार्डी एवं बोनेशिया नामक प्रांत जो था यह किसके अधीन रह गए? तो यह रह गए ऑस्ट्रेलिया के अधीन, मतलब ऑस्ट्रेलिया इस पर खुद जो अपना अधिकार कर लिया। जबकि परमा, मोडेना एवं टस्कन, परमा, मोडेना एवं टस्कन प्रांत जो है ये किसको दिया गया? तो यह दिए गए थे हैब्स वर्ग के राजकुमार को, हैब्स वर्ग के राजकुमार को। और अगला विश्व मौसम विज्ञान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सब का जो मुख्यालय जनेवा में, तो जनेवा एवं सार्डिनिया, जनेवा एवं सार्डिनिया नामक जो प्रांत था यह जो है पिड माउंट में मिलाए गए थे। एक बार और पुनः समझिए,
इटली पे अपना अनधिकार जमाने के लिए मेटरनिख ने क्या किया था, इटली को कई भागों में विभाजित किया और उन भागों पर जो है घोर प्रतिक्रियावादी जो शासक था उनको सौंप दिया। तो वही प्रांत जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सिसिली एवं नेपलस प्रांतों पर किसका अधिकार था, तो बुर्बो वंश के राजकुमार फर्डिनेंड का अधिकार था। रोम एवं उसके आसपास के क्षेत्रों पर किसका अधिकार था, तो पोप का अधिकार था। लोमार्डी एवं बोनेसिया पर किसका अधिकार था, तो खुद ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। परमा, मोडेना एवं टस्कन पर किसका अधिकार था, तो हैब्सबर्ग के राजकुमार का अधिकार था। जबकि जनेवा एवं सार्डिनिया पर किसका, तो पिडमाउंट का अधिकार था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आइए, तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जर्मनी इटली को तो बांट दिया, लेकिन जर्मनी जो है 39 देशी रियासत संघों में विभाजित रहा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके प्रयास से जर्मनी 300 से 39 भागों में विभाजित हो गए थे, वह नेपोलियन बोनापार्ट के प्रयास से। और जब नेपोलियन का अंत हुआ था तो इस 39 प्रांतों पर किसका अधिकार था, तो ऑस्ट्रेलिया का अकेला अधिकार था। तो ये दोनों पॉइंट आप याद कर सकते हैं। जर्मनी 300 प्रांतों से 39 प्रांत, जर्मनी 300 प्रांतों से 39 प्रांतों में नेपोलियन बोनापार्ट के प्रयास से बना था। चलिए अगला, 39 प्रांतों पर अकेला अधिकार किसका हो गया था, तो ऑस्ट्रेलिया का हो गया था। इसके बाद अभी आपको बताया गया था कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को कायम रखने के लिए फ्रांस में जो है वियना सम्मेलन के दौरान कौन से वंश का उदय किया गया था, तो बुर्बो वंश का उदय किया गया था। और बुर्बो वंश के राजकुमार किसे बनाए गए थे, तो जो लुई 18वां था, लुई 18वां को क्या किया गया था, वहां के राजकुमार बना दिए गए थे। और लुई 18वां ही ने जो है फ्रांस की बदली हुई जनताओं पर वही व्यवस्था को नहीं थोपना चाहता था। इसके लिए उन्होंने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी कब किया था, तो 2 जून 1814 ईस्वी को। तो ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, तब ये दोनों पॉइंट लिखेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे। आइए अभी आपने पढ़ा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को कायम रखने के लिए, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को कायम रखने के लिए फ्रांस में बुर्बो वंश का उदय हुआ था। चलिए ये पॉइंट लिख लिया होंगे। अगला पॉइंट, बुर्बो वंश के राजकुमार लुई 18वां बना। संवैधानिक घोषणा पत्र को 2 जून 1814 ईस्वी को, संवैधानिक घोषणा पत्र को 2 जून 1814 ईस्वी को लुई 18वें ने जारी किया था। चलिए नोट कर लिए।
अब आइए, इसके बाद आपको पढ़ाया गया था जब ये 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक घोषणा पत्र, मतलब जो समान नागरिक अधिकार होता है, उसको जारी किया। तो ये कब तक चला था? 1848 तक। लेकिन इसी बीच में जब जान गया कि जो है लुई 18वें की जो है शासन समाप्त हो जाती है, तो चार्ल्स दशम गद्दी पर बैठता है। और चार्ल्स दशम क्या करता है कि संवैधानिक घोषणा पत्र में थोड़ा सा बदलाव करता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा मामला बदल जाता है। तो आगे हम लोग अब जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, अभी आपने पढ़ा संवैधानिक घोषणा पत्र 1848 ईस्वी तक चला। लुई 18वें के बाद फ्रांस के बोर्बो वंश के राजगद्दी पर कौन बैठे थे? चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम बैठा। संवैधानिक घोषणा पत्र में किसने बदलाव किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम। ठीक। संवैधानिक घोषणा पत्र में किसने बदलाव किया? तो किसने बदलाव किया? चार्ल्स दशम। चलिए आइए, अब इसका एक स्टेटमेंट याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था मैं अंग्रेजी शासन के भांति जंगल में लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो कौन कहे थे? चार्ल्स दशम। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो इन्होंने कहा था मैं अंग्रेजी शासन के भांति जंगल में लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। किसने कहा था? चार्ल्स दशम। तो लिखिएगा मैं अंग्रेजी शासन के भांति जंगल में लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। कौन बोले थे? चार्ल्स दशम। और तो चार्ल्स दशम ने जब संवैधानिक घोषणा पत्र में छेड़छाड़ किया या उसमें जान गया कि छेड़खानी किया, तो जुलाई 1830 की क्रांति उभर कर आई। तो जुलाई 1830 की क्रांति किस प्रकार से हुई थी, ये आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछता है और यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो पहले आप कहानी को सुनिए क्या हुआ था। चार्ल्स दशम जो कि जान गया कि एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। यह जानिएगा कि कभी भी जो है अपने क्षेत्रों में जो लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक विचार थे उनको उदय होने के लिए नहीं दिया, बल्कि हर हमेशा जान गया कि इनका प्रयास रहता था कि जो लोकतांत्रिक विचार है उनको जान गया कि किस तरह से कुचला जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपने से भी जो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था उनको इन्होंने क्या कर दिया कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। कौन? चार्ल्स दशम। तो चार्ल्स दशम तो इन्होंने क्या किया, अपने से भी जो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था उनको इन्होंने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया।
तो वह जो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था उनका नाम था पॉलीगैनेट। अब पॉलीगैनेट इससे भी अधिक घोर प्रतिक्रियावादी, या तो लोकतंत्र की राह में और जान गया कि जो कठिनाइयां उत्पन्न करने लगी। तो इन्होंने क्या किया कि प्रारंभ में जो लुई 18वें ने जो संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था उसमें इन्होंने जो है थोड़ा सा बदलाव कर दिया। मतलब जब इन्होंने बदलाव कर दिया और बदलाव करने के बाद जान गया कि जो पहले से चले आ रहे थे कि उच्च घराने के जो व्यक्ति है वही यह काम कर सकते हैं, जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति है उस काम को नहीं कर सकते हैं। मतलब अविभाजित शक्तिशाली संघर्ष वर्ग को उस स्थान पर रख दिया, जिस कारण से जान गया कि क्रांतिकारी एवं जो वहां के जो अन्य भी व्यक्ति थे उनको लगा कि यह तो जान गया कि जो है जो संवैधानिक थी उनकी हत्या की जा रही है। तो वहां पर क्या हो गया, विद्रोह उत्पन्न हो गया। जब विद्रोह उत्पन्न हो गया तो उन्हीं विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया गया, जो चार्ल्स दशम था, चार्ल्स दशम के द्वारा 4 अध्यादेश जारी किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स दशम के द्वारा कब अध्यादेश जारी किए गए थे, तो 25 जुलाई जानिएगा 1830 ईस्वी को जो है अध्यादेश जारी किए गए। लेकिन इन अध्यादेशों से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः जान गया कि फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस में गृह युद्ध उत्पन्न हो गया और यह गृह युद्ध 28 जून 1830 ईस्वी को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण से जानिएगा कि इस क्रांति को जो है हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो यहाँ से कोई एक बड़ा सा पॉइंट नहीं निकला, सिर्फ आपको एक कहानी के तौर पे याद रखना है। और कहानी के तौर में जो है यहाँ पे जो आपको जो 2 से 3 पॉइंट याद रखना है कि किसके शासनकाल में जो है जुलाई 1830 की क्रांति हुई, तो चार्ल्स दशम के शासनकाल में। चार्ल्स दशम ने किसको प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था, तो पॉलीगैनेट को। 4 अध्यादेश जारी कब किया गया, तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। कब गृह युद्ध उत्पन्न हो गया था, तो 28 जून 1830 ईस्वी को। और जब जान गया कि जब गृह युद्ध उत्पन्न हो गया तो अंततः जो ये जो चार्ल्स दशम था, चार्ल्स दशम को गद्दी छोड़कर जानिएगा कहाँ जाना पड़ा, तो चार्ल्स दशम को जो है गद्दी छोड़कर जान गया कि इंग्लैंड पलायन करना पड़ा। तो पहले यहाँ से जो भी पॉइंट निकलता है उनको आप नोट कीजिए। तो आपका हेडिंग रहेगा जुलाई 1830 की क्रांति। सब्जेक्टिव आप अपने से लिख सकते हैं, कहानी 1 से 2 बार सुनिएगा, समझ में चला आएगा। तो चलिए, तब यहाँ पर जो है आपको जो है याद रखना था जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम के शासन काल में हुआ था। अगला पॉइंट, आपका ये बनता है चार्ल्स दशम अपने से घोर प्रतिक्रियावादी पॉलीगैनेट को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया गया था 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, और 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में गृह युद्ध उत्पन्न हुआ। तो 4 पॉइंट आप याद कीजिए कि जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दशम के शासनकाल में हुआ था। चार्ल्स दशम अपने से घोर प्रतिक्रियावादी पॉलीगैनेट को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया गया
28 जून 1830 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में गृह युद्ध उत्पन्न हुआ। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए अब जब जमीजा की ये जो है इंग्लैंड पलायन कर गए, तो इंग्लैंड पलायन करने के बाद फ्रांस में एक नए वंश का उदय हुआ था और उस वंश का नाम था आयरले वंश। और आयरले वंश के जो राजकुमार थे वह जानिया की जो है लुई फिलिप को बनाया गया। जब लुई फिलिप आयरले वंश के राजकुमार बने थे तो उसको जानिया कि यह जो राजा जो बना था वह पत्रकार एवं वहां के जनताओं ने बनाया था। तो यह जानिया कि जो इस तरह से कोई भी काम करना नहीं चाहता था जिस तरह से पुनः जानिया की कोई क्रांति हो। लेकिन जानिया की समय ने अपना रुख बदला और रुख बदलने के बाद जानिया की लुई फिलिप के शासनकाल में भी जो है जनताओं के प्रति जो है कुछ ना कुछ जानिया की असंतोष की भावना प्रकट हुई और असंतोष की भावना प्रकट होने के बाद पुनः जानिया की क्रांति हुई थी, जिस क्रांति को हम लोग 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका यही निकल कर चला आता है कि फ्रांस में जब बुर्बो वंश का समाप्त हुआ या बुर्बो वंश का अंत हुआ तो किस नए वंश का उदय हुआ था? तो आयरले वंश का। आयरले वंश के प्रथम राजकुमार किसे बनाए गए थे? तो लुई फिलिप को बनाए गए थे। तो यहां से आपका जो पहले 2 पॉइंट निकल जाता है, तो पहले इसको नोट कीजिए। बुर्बो वंश के समाप्ति के बाद, बुर्बो वंश के समाप्ति के बाद फ्रांस में आयरले वंश का उदय हुआ था। अगला पॉइंट, आयरले वंश के प्रथम राजकुमार, आयरले वंश के प्रथम राजकुमार लुई फिलिप को बनाया गया था। अब आइए जुलाई 1848 की क्रांति क्या थी? लुई फिलिप जो कि एक उदारवादी शासक था और वह संवैधानिक भावनाओं में भी विश्वास करता था, लेकिन परिस्थितियां इनकी ऐसी थी कि यह पूंजीपति को अपने साथ रखना चाहता था। पूंजीपति को अपने साथ इसलिए रखना चाहता था ताकि देश में तेजी से जो है विकास किया जा सके। लेकिन जानिया कि ऐसे पूंजीपति इनके साथ थे जिसको राजनीतिक में थोड़ा सा भी जो है राजनीतिक का ज्ञान नहीं था। और साथ ही साथ लुई फिलिप एक जगह और गलती कर बैठे थे। इन्होंने सन 1840 ईस्वी में एक व्यक्ति जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। जब गीजो प्रधानमंत्री बने तो जानिया की जो है पूंजीपति एवं गीजो इन सभी को तो जनता से कोई लेना नहीं था। तो इसके शासनकाल में जानिया की विकास वह भी कम पड़ गया। अर्थव्यवस्थाएं निम्न स्तर की होती जा रही थी। लोगों को जानिया की जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा था। रोज लोग जो वह भुखमरी की तरफ जो बढ़ते चला गया। तो जानिया की इस भुखमरी एवं जो बेरोजगारी थी इन भावनाओं को समाप्त करने के लिए थियर्स के नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 ईस्वी को एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, यानी एक सभा बुलाई गई 22 फरवरी 1848 को। किसके नेतृत्व में? तो थियर्स के नेतृत्व में। और उस विशाल सभा में जनताओं को जो राजा थी इनकी कमियां गिनाई गई और देश में किस तरह का जो है शासन चाहिए, किस तरह का शासक चाहिए, इस पे विचार किया गया। जब जगह जगह पर जानिया की लुई फिलिप की आलोचनाएं होने लगी तो 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप गद्दी को त्यागते हैं और गद्दी त्यागने के बाद इंग्लैंड पलायन कर जाते हैं। जब ये इंग्लैंड पलायन कर जाते हैं तो जानिया की नेशनल असेंबली जो थी
उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि 21 वर्ष से जितने भी अधिक उम्र के व्यक्ति हैं सभी को जो है मत डालने का अधिकार दिया जाएगा और जनता अपने मतों के द्वारा खुद से अपने शासकों को चुन सकता है। तो उसी में से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल असेंबली जब जामिया की जो है संवैधानिक घोषणा पत्र के तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार दे रहा था, वहां पर 2 नेता था, एक का नाम था गणतंत्रवादी और एक का नाम था सुधारवादी। तो पूछता है कि गणतंत्रवादी नेता कौन था, तो वह था लॉमार्टिन और जानिए कि सुधारवादक नेता जो था उसका नाम था लुई ब्लॉक। तो इस तरह से आपका 1848 की भी क्रांति समाप्त हो जाती है। तो 1848 की क्रांति से कोई ज्यादा पॉइंट नहीं बनता है, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि 1848 की क्रांति किसके शासनकाल में घटी थी, तो लुई फिलिप के शासनकाल में। लुई फिलिप ने जो है गीजो को कब प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, तो 1840 ईस्वी में। उसके बाद थियर्स के नेतृत्व में किस वर्ष जो है विशाल भोज का आयोजन किया गया, तो 22 फरवरी 1848 को। 1848 की क्रांति के दौरान राजा कब गद्दी त्याग दिए थे, तो आपको लगाना है 24 फरवरी 1848 को। तो चलिए इतना बात को पहले नोट कीजिए। हेडिंग रहेगा आपका 1848 की क्रांति। आपको लगाना है इसमें क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट यही 1848 की क्रांति किसके शासनकाल में, तो आपको लगाना है लुई फिलिप के शासनकाल में। अगला पॉइंट लुई फिलिप गीजो को प्रधानमंत्री पद पर कब नियुक्त किया था, तो 1840 ईस्वी में। अगला पॉइंट थियर्स के नेतृत्व में थियर्स